हेलो, वेलकम टू लेट्स स्कैम। तो हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक सॉलिड स्टेट में। आपका जो लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस है, मिलर इंडिसेस है, वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और वहाँ वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और अगर उससे भी अभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट का जो बाकी का जो सिलेबस है बीएससी 4 सेम का पूरा आज वो कवर करेंगे हम बहुत ही जल्द और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और अगर हमें कॉन्सेप्ट आ गया तो हम उसके एमसीक्यू आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आ सकते हैं उनको भी देखेंगे साथ साथ में, ठीक है। और आज क्या होगा हमारा, क्या सॉलिड स्टेट पूरा का पूरा कवर होगा और एक टॉपिक बच जाता है आपका डिफेक्ट, वो आज कवर नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि वो आपका 12th का सिलेबस है पूरा डिफेक्ट का, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो वो आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। वहाँ से मैक्सिमम ये है कि एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू वहाँ से आपका बन सकता है। तो अगर मैं देखूँ जो सॉलिड स्टेट है आपका, वहाँ से आपके 6 to 8 6 से लेकर 8 तक मतलब इतने नंबर ऑफ एमसीक्यू बन सकते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ किससे, सॉलिड स्टेट से। तो जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जितने भी हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, उनमें से मिनिमम 5 एमसीक्यू तो बन सकते हैं। अगर सॉलिड स्टेट से 6 से 8 हमारे पे एमसीक्यू आए तो मतलब ये ध्यान रखना कि 5 एमसीक्यू आज वाली वीडियो से हमारे बनने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 95% चांस ऐसे चांस है कि जो आज हम पढ़ेंगे वहाँ से 5 एमसीक्यू बन सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आपके हमारे पास क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है और कोऑर्डिनेशन दे रखा आपका अच्छे से, वो हम कवर करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स कवर करेंगे, आपका डी ब्लॉक एलिमेंट जो वो कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका 20 अगस्त में जो पेपर है, 20 अगस्त से जो आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाए और जितने टाइप के एमसीक्यू बनने के चांस हैं वो हम कवर कर लें, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एक हल्का सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। सबसे पहले आता है आपका लैटिस पॉइंट। कि लैटिस पॉइंट क्या होता है भाई, ये हो गया आपका लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट होता क्या है, हम इसको समझेंगे, रटने की कोई भी कोशिश नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर क्योंकि हम रटने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम ज़्यादातर एमसीक्यू हम नहीं कर सकते, ठीक। अगर हमने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो अगर सॉलिड स्टेट से कोई सा भी एमसीक्यू आए तो हम फटक से टिक कर सकते हैं, ठीक। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है, हमारे पास अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं सॉलिड स्टेट में, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं जो हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। तो NaCl के स्ट्रक्चर में होता है क्या, हमारे पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है हमारे पास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो आयंस होते हैं हमारे पास, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, कैटायंस, एनायंस, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं भाई, ठीक। जो हमारे एनायंस और कैटायंस होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट होते हैं भाई। और यही हमारे क्या जनरेट करता है, यूनिट सेल को जनरेट करते हैं। किसको जनरेट करते हैं, यूनिट सेल को। तो लैटिस पॉइंट क्या हुआ, कोई भी एटम्स हो गया, कैटायंस हो गया, एनायंस हो गया, इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है। और ये क्या करते हैं हमारे पास, ये हमारे ये करते हैं यूनिट सेल को जनरेट करते हैं। अब आती है यूनिट सेल क्या होता है भाई, कि जो यूनिट सेल है वो है क्या हमारे पास। तो यूनिट सेल क्या होता है हमारे पास, कि यूनिट सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल लैटिस का, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का। अगर हम इसको ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रिपीट करें, मतलब ये हमने रिपीट कर दिया, ऐसा रिपीट कर दिया, हर डायरेक्शन में रिपीट करें तो उससे हमारा क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस बन जाता है भाई, ठीक है। आपने 12th में भी पढ़ा होगा, इसका स्ट्रक्चर देखा होगा। मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगा क्योंकि हमें उससे मतलब ही नहीं है, ऐसा हमारे एग्जाम में कुछ आना है नहीं, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होता है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट, अगर उसको हम क्या करें, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रिपीट करें उसको, तो हमारा क्या बन जाता है, क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, ठीक। आई बात समझ में। तो आपको क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और लैटिस पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ से कोई भी एमसीक्यू आपका नहीं बनेगा। ये इसलिए पढ़ा है कि हल्का फुल्का आपको समझ में आ जाएगी जो हम लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं भाई, यूनिट सेल बोल रहे हैं, है क्या खेलता है, ठीक है। अब जो टॉपिक है हमारा, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यू बनने के चांस है, ठीक है। लगभग 2-3 एमसीक्यू जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा चांस है कि यहाँ से 2-3 एमसीक्यू मिनिमम बने आपके, ठीक। तो चलिए हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। क्या पढ़ते हैं भाई, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के जो टाइप हैं वो 2 बेसिस पे हमारे पास डिवाइड करे गए हैं। कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया भाई, 2 बेसिस पे डिवाइड करे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, मतलब लैटिस पॉइंट के लोकेशन पे उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है।
तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो जो लैटिस पॉइंट है उनके लोकेशन के बेस में हमको सबसे पहला पार्ट उनको डिवाइड करा गया यूनिट सेल को, ठीक है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट, इसके बेस में जो यूनिट सेल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं भाई। कितनी टाइप की होती हैं भाई, दो टाइप की होती हैं। आई बात समझ में। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। पहला होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और जो भी मैं करा रहा हूँ उसे फटाफट से नोट कर दीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटा लगने वाला है इसको समझने में और आप सॉलिड स्टेट के सारे एमसीक्यू अच्छे से टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ये होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव में आता है आपका एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या आता है, एससीसी। प्रिमिटिव में आता है एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में आता है, अब देखिए पहले प्रिमिटिव में वो आते हैं आपके जिसमें जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि जो लैटिस पॉइंट है हमारे कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर में प्रेजेंट है भाई, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में वो आते हैं जिनमें हमारे पास लैटिस पॉइंट कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे ही प्लस अदर किसी उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मतलब नॉन प्रिमिटिव वो होंगे जिनमें क्या होंगे, लैटिस पॉइंट कॉर्नर में होंगे और उसके साथ साथ कहीं और भी प्रेजेंट होंगे भाई। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। तो प्रिमिटिव में आता है हमारा एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपका लैटिस पॉइंट होता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे। तो जैसे मैं अगर एक ये बनाऊँ आपका क्यूब, तो ये हो गया हमारे पास। तो जो लैटिस पॉइंट होगा इसका वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर। और कॉर्नर कितने होते हैं भाई, फटाफट से बता दो कितने होते हैं एक यूनिट सेल में कॉर्नर। 8 कॉर्नर होते हैं। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं भाई, 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक। आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारे पास एससीसी। इतनी बात, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। अगर दिक्कत आ रही है तो पहले से कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, कॉर्नर प्लस अदर में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका बीसीसी। सबसे पहला क्या आता है, बीसीसी, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो कॉपी में, ठीक है। बीसीसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये होता है सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर में भाई। आई बात समझ में। तो ये अगर मैं इसको बनाऊंगा अगर अच्छे से, तो ये हो गया आपका 8 कॉर्नर, ये हो गया भाई 8 कॉर्नर और एक प्रेजेंट होगा कहाँ, बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के ठीक बीच में। मतलब अगर कोई क्यूब है तो ठीक इसके क्या बीच में प्रेजेंट होगा भाई, ठीक है। तो ये होगा आपका बीच में प्रेजेंट, ठीक। तो ये हो गया आपका बीसीसी। बीसीसी में होता है कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। अगला आता है आपका एफसीसी भाई। एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। क्या आता है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें आपके जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर प्लस फेस में, कॉर्नर प्लस फेस में, ठीक है। अभी हम इसका बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले कि इसमें जेड की वैल्यू क्या होती है, सब चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि एमसीक्यू में आने वाला है, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं कि बीसीसी एफसीसी ये होते हैं क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। तो एफसीसी कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर प्लस फेस में भाई, ठीक है। तो हमारे पास फेस कितने होते हैं, जल्दी से बता दीजिए फेस कितने होते हैं, फटाफट बताइए भाई। अरे फटाफट बताइए, नहीं पता, चलो मैं बता देता हूँ। तो जो आपका एफसीसी में होते हैं कॉर्नर प्लस फेस में होते हैं, तो ये हो गया आपके, तो कॉर्नर में 8 हो गए, कॉर्नर में। आई बात समझ में। और फेस कितना होता है, फेस 6 फेस ही तो होते हैं। अगर मैं ये बात करूँ एक क्यूब में तो इसका कितना फेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 फेस ही तो हैं। तो 6 फेस में हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लैटिस पॉइंट होते हैं 6, 1 2 3 4, कितने बना दिए मैंने, 1 2 3 4 और एक आगे से और एक पीछे से, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हो कि एफसीसी में कॉर्नर प्लस फेस में प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंड सेंटर्ड। इसके बाद क्या आता है भाई, एंड सेंटर्ड। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद आता है भाई आपका अगला तीसरा है आपका एंड सेंटर्ड।
ठीक है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो एंड सेंटर्ड में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंड सेंटर्ड में होते हैं आपके प्रेजेंट कॉर्नर प्लस एनी टू फेसेस, एनी टू अपोजिट फेसेस, ये ध्यान रखना है इसका। मतलब अगर हमारे पास इसको मैं अगर बनाऊं तो 8 तो कॉर्नर में प्रेजेंट हो गए, ठीक है, लेकिन हमारे 2 कहाँ प्रेजेंट होंगे? अपोजिट फेस में प्रेजेंट होंगे। मतलब एक नीचे से तो एक दूसरा ऊपर से होगा, अगर एक यहाँ से तो दूसरा यहाँ से प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब 2 तो होंगे हमारे फेसेस में, लेकिन कहाँ होंगे वो? अपोजिट फेसेस में। मतलब अगर एक नीचे होगा तो एक ऊपर वाले फेस में होगा। ठीक है, अगर नीचे नहीं है, यहाँ साइड है, तो दूसरा यहाँ होगा। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना है, कॉर्नर पे और प्लस एनी टू अपोजिट फेसेस में। ठीक है भाई, अगला होता है हमारे पास, अगला होता है भाई एज सेंटर्ड। अगला क्या होता है भाई? एज सेंटर्ड। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे बना देते हैं। चौथा आपका एज, एज सेंटर्ड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? कॉर्नर में प्लस एज में, कॉर्नर में प्लस एज में। अब फटाफट से बता दीजिए एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं भाई? फटाफट से बता दीजिए एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं? तो मैं अगर आपको एज बताऊं तो ये होती एज 1 2 3, सॉरी इसमें लिखूँ मैं एज सेंटर में। ठीक है, तो ये कॉर्नर में प्रेजेंट होता है प्लस एज सेंटर में, तो ये एज होती है हमारी, एज के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो टोटल कितनी प्रेजेंट होती हैं? 1 2 3 4, ये चारों एज हैं, पीछे से भी 4 एज हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो कितने हो गए टोटल? 4 4 8, 2 10 और 2 12, तो टोटल एज कितनी होती है हमारे पास? 12। ठीक है, तो हमारे पास टोटल ये एज हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एज में प्रेजेंट होंगे और 8 कितने? 8 कहाँ होंगे? कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में? तो ये होती है हमारे पास लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट के बेसिस में टोटल हमारे यूनिट सेल का टाइप। आई बात समझ में? तो सबसे पहले क्या था? प्रिमिटिव, दूसरा था नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होते हैं जहाँ कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, नॉन प्रिमिटिव जहाँ कॉर्नर में तो प्रेजेंट होंगे प्लस साथ साथ क्या होंगे? और जगह में भी प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ में? तो प्रिमिटिव में क्या आता है? एससीसी आता है। एससीसी में सिर्फ और क्या होते हैं? कॉर्नर में। तो नॉन प्रिमिटिव के टाइप बीसीसी, एफसीसी, एंड सेंटर्ड और एज सेंटर्ड। इतनी बात आपको समझ में आई कि लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ में प्रेजेंट होते हैं, किस किस यूनिट सेल में। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारे पास जेड की वैल्यू, जो हमारे पास एमसीक्यू में आने वाला है। ठीक है, और यहाँ से मुझे लगता है क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अगर एक क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से बनता है तो यहाँ से लगभग 99% चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में बनने ही वाला है। तो आपको ये सबसे पहले पता चल गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, जैसे आ गया आपका एंड सेंटर्ड या एज सेंटर्ड, कुछ भी आ गया, तो उसमें जो लैटिस पॉइंट होता है कहाँ का प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आएंगे इतने सारे, तो आप टिक करोगे कहाँ? कॉर्नर प्लस एज में। ठीक है, तो यहाँ से आपका एमसीक्यू एक बन सकता है। ठीक, अगला बन सकता है जेड की वैल्यू, कि जेड की वैल्यू क्या होती है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, जेड होता है क्या है भाई? तो जेड हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, मतलब हमारा यूनिट सेल के अंदर टोटल कितना लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? मतलब हमारे जो लैटिस पॉइंट है अभी हमारे पास, जो भी हमारे यूनिट सेल है उसमें जो लैटिस पॉइंट है हमारे पास कॉर्नर में प्रेजेंट है, किसी में एज में है, किसी में कहीं पे है, लेकिन जो क्यूब के अंदर हमारे पास कितना लैटिस पॉइंट आ रहा है, मतलब ये जो कॉर्नर वाला हमारे पास ये पूरा का पूरा इस लैटिस के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो वो हमने जेड से निकालते हैं। जेड से क्या निकालते हैं हम? कि क्यूब के अंदर कितना पार्ट हमारा प्रेजेंट है, एक लैटिस पॉइंट का। उसके बाद हम टोटल लैटिस पॉइंट का हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं कि टोटल लैटिस पॉइंट में कितना कितना पार्ट कवर्ड हो रहा है इस क्यूब के अंदर, उसके बाद उनको प्लस करके तब हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। आई बात समझ में? तो ये करते हैं हम। तो जेड की वैल्यू क्या होती है? टोटल जितने हमारा लैटिस पॉइंट है उनका हमारा कितना पार्ट हमारा क्यूब के अंदर है, तो उसको बोलते हैं हम जेड। आई बात समझ में? तो ऐसे हम जेड निकालते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? सबके लिए जेड की वैल्यू निकालेंगे एक तरफ से। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ हम कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई भी लैटिस पॉइंट, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा कोई भी लैटिस पॉइंट, इसको नोट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हमारा कोई भी लैटिस पॉइंट कॉर्नर में प्रेजेंट है तो उसका क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट हमारा क्यूब के अंदर रहता है। मतलब एक अगर हमारा लैटिस पॉइंट है,
अगर ये लैटिस पॉइंट हमारा कॉर्नर में प्रेजेंट है तो उसका 8वां पार्ट, अगर इसके हम 8 पार्ट करें, इसके हम टोटल कितने पार्ट करें, 8 पार्ट करें, तो जो ये 1/8 पार्ट होगा वो हमारा क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा, बाकी सारा का सारा कहाँ होगा, बाहर होगा। आई बात समझ में। तो अगर कोई भी हमारा कॉर्नर में एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा तो उसका 1/8 पार्ट या 1/8 पार्ट क्या होगा, हमारा क्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में। ऐसी अगर कोई फेस में प्रेजेंट है हमारा कोई क्या लैटिस पॉइंट, तो उसका जो हमारा क्यूब के अंदर जितना पार्ट होगा, कितना पार्ट होगा, 1/2, मतलब आधा वो क्यूब के अंदर होगा, आधा वो क्यूब के बाहर होगा। आई बात समझ में। अगर ये लैटिस पॉइंट है, अगर ये चौक मेरी लैटिस पॉइंट है और ये क्यूब है, तो अगर ये फेस में प्रेजेंट है तो इसका आधा जो पार्ट होगा वो अंदर होगा, आधा पार्ट होगा बाहर होगा। आई बात समझ में। तो ये होगा हमारा फेस वाला। ठीक। अगली बात, अगला हमारा क्या है, बॉडी सेंटर्ड में। अगर कोई भी लैटिस पॉइंट अगर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा वो क्या होता है, अंदर होता है उसके, किसके, क्यूब के अंदर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर हमारा कोई पार्ट कोई लैटिस पॉइंट बॉडी सेंटर में है तो पूरा का पूरा अंदर होगा, मतलब पूरा का पूरा एक पार्ट वो अंदर होगा। ठीक है। अगली बात, अगर कोई एस सेंटर में प्रेजेंट है, अगर कोई क्या एस सेंटर में प्रेजेंट है लैटिस पॉइंट, तो उसका 1/4 पार्ट, उसका 1/4 पार्ट क्या होगा हमारा, उसके यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपका यहाँ से भी एमसीक्यू बनने के चांस है। ठीक है, कि कोई हमारा फेस में हमारा प्रेजेंट है, कोई हमारा लैटिस पॉइंट फेस में प्रेजेंट है, तो उसका कितना पार्ट हमारा क्या होगा, अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, 1/2। ठीक है। ऐसी अगर एज के लगे तो 1/4, कॉर्नर के लगे तो 1/8। ठीक है। तो अब हमने निकालनी जेड की वैल्यू फटाफट से इन सब के लिए। ठीक है। तो एससीसी के लिए निकालेंगे अगर जेड की वैल्यू, तो आपको पता है कि एससीसी में क्या होते हैं, जो हमारे लैटिस पॉइंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर में टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 8 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर में एक लैटिस पॉइंट कितना अंदर प्रेजेंट होता है, 1/8, मतलब एक का 1/8 पार्ट हमारा अंदर होगा। तो 8 के कितने पार्ट होंगे अंदर, 8 × 1/8, या आप 1/8 को 8 बार प्लस कर सकते हो, कि एक का 1/8 तो 1/8 + 1/8 1/8 8 बार प्लस कर दिया, टोटल हमारा जेड की वैल्यू आ जाएगी। या 8 का इंटू कर सकते हो। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा। तो 8 से 8 कट गया तो 1, तो ये हो गया हमारे पास जेड की वैल्यू 1 आ गई। तो मतलब अगर मैं इसको देखूं कि हमारे पास अगर हमारे कॉर्नर में लैटिस पॉइंट है तो हमारे पास उनका जो अंदर प्रेजेंट होगा वो सबका मिला के टोटल एक लैटिस पॉइंट हमारा अंदर प्रेजेंट होगा। आई बात समझ में भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब आते हैं बीसीसी में। तो बीसीसी में क्या है, कॉर्नर प्रेजेंट है, तो 8 × 1/8, क्योंकि कॉर्नर हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक का कितना पार्ट अंदर होता है, 1/8, तो ये हो गया। प्लस एक होता है हमारा बॉडी सेंटर में, बॉडी सेंटर में कितना पार्ट अंदर होता है, पूरा पूरा एक। ठीक है। तो इससे ये कटा तो क्या है, 1 + 1 2, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू होती है 2। आई बात समझ में। अब आते हैं एफसीसी में। तो एफसीसी में होता है कॉर्नर प्लस फेस में, कॉर्नर होते हैं 8, एक का होता है 1/8 पार्ट प्रेजेंट। ठीक है। प्लस फेस होते हैं 6, एक का होता है 1/2 पार्ट। तो 2 × 3 = 6, ये कटा तो 3 + 1 कितना गया, 4। तो इसके लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 4। कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है। ऐसी एंड सेंटर्ड के लिए क्या होता है भाई, हमारे पास कॉर्नर में प्रेजेंट हो गया तो 8 × 1/8 प्लस एनी 2 अपोजिट फेस, मतलब हमारे फेसेस में कितने प्रेजेंट है, 2। तो 2 हमारे लैटिस पॉइंट फेस में प्रेजेंट है, तो एक फेस में कितना अंदर होता है हमारा, 1/2। तो 2 से 2 कटा तो ये आ जाएगा 1 + 1, इससे कटा तो 2 आ जाएगा। तो एंड सेंटर्ड के लिए हमारे जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है भाई। ठीक है। ऐसी एस सेंटर्ड में आते हैं, तो एस सेंटर्ड के लिए क्या होता है हमारे पास, कि कहाँ होता है, एज में प्रेजेंट होता है, कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। तो कॉर्नर हो गया 8, एक का होता है 1/8 पार्ट प्रेजेंट, प्लस एस सेंटर एच कितने होता है टोटल हमारे पास 12, और एक का होता है कितना 4, एक का होता है कितना 1/4 पार्ट हमारा अंदर प्रेजेंट होता है। तो 4 × 3 = 12, इस कट गया 3 + 1 4, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन जो हमारे यूनिट सेल के टाइप होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, और जो जेड की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की एक एमसीक्यू बने कि 1 या 2 भी बन सकते हैं, 2 या 3 भी बन सकते हैं, कितने भी बन सकते हैं। ठीक है। तो एक ध्यान रखना कि हमारा जो जेड की वैल्यू उसके बेसिस पे एमसीक्यू बन सकते हैं, कि एफसीसी, बीसीसी, एससीसी, एंड सेंटर्ड, एस सेंटर्ड, उसके लिए हमारे पास जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। ऑप्शन मिलेंगे, आप फटक से टिक करके आ जाना। ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो एचएनबी ऐसी यूनिवर्सिटी है, आपके पास जो सिलेबस है जरूरी नहीं कि वहाँ से इक्वल नंबर ऑफ एमसीक्यू आए हर यूनिट से। ठीक है। कहीं से ज़्यादा भी आ सकते हैं, कहीं से कम भी आ सकते हैं। तो आप ये मत देखिएगा कि यहाँ से आपके
मैक्सिमम 6 या 7 क्वेश्चन बनेंगे, क्या पता 10 भी बन सकते हैं। आई बात समझ में? तो आप ये ऐसा बिल्कुल ही मत सोचेगा कि मैक्सिमम 6 ही बनेंगे, ठीक। तो इसीलिए आप इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड जितने भी MCQ आ सकते हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे, आपको MCQ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको MCQ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। अगला क्या होता है, ये तो हो गया आपका क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। तो नेक्स्ट होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सल लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। एक्सल लेंथ और बॉन्ड एंगल के बेसिस में कैसे उनको करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं यूनिट सेल को, ठीक है। अब आप बोलोगे एक्सल लेंथ क्या है और बॉन्ड एंगल्स क्या है, ठीक है। तो अगर मैं कोई यूनिट सेल बनाऊं, ये हो गया हमारे पास कोई यूनिट सेल, तो इसमें कोई भी यहाँ पे मैं कोई भी एक एक्सिस ले लूँ, XYZ एक्सिस ले लूँ हमारे पास, ठीक है। तो माना यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है हमारी वो A मान ली हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है हमारी वो B मान ली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ जो मान ली C। तो ये होती है एक्सियल लेंथ, ठीक है। एक्सिस के अकॉर्डिंग लेंथ जो होती है ABC, ठीक है। XYZ के अकॉर्डिंग हमने ABC लेंथ मान ली, और इनके अकॉर्डिंग ये एंगल मान लेते हैं हम L, ये माना अल्फा है, ये बीटा और ये गामा है, ठीक है। ये अल्फा बीटा और ये गामा तीनों एंगल मान लिया, ठीक है। तो ये होता है इंटरफेशियल एंगल, ठीक है। और ये होता है हमारा एक्सियल लेंथ, ठीक है। तो इनके बीच के एंगल को बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। अभी लॉ भी बताऊंगा मैं उसका आगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ठीक। तो इसके बेसिस में हम क्या करते हैं, यूनिट सेल को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं भाई, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल रट देना है ये, ठीक है। आपके MCQ में आए तो आपको बिल्कुल अच्छे से रट देना है कि ये क्या है हमारे पास। तो क्रिस्टल सिस्टम ये लिखा है क्या मैंने, ये इनकी एक्सियल लेंथ है और ये इनकी इंटरफेशियल एंगल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसमें जो उनकी एक्सियल लेंथ होती है तीनों आपस में इक्वल होती हैं, और इंटरफेशियल एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप ये आसानी से देख सकते हो कि ये जो हमारे पास ये क्या क्या है, हमारे पास ये क्या है और ये क्या है हमारे पास, इनकी एक्सियल लेंथ क्या क्या इक्वल होती है, कब इक्वल नहीं होती है, इंटरफेशियल एंगल कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं इनको एक याद करने की ट्रिक बता दूं, अगर आप ट्रिक को अच्छे लगे तो आप यूज कर सकते हो, नहीं लगे तो नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम क्यूट आवर मदर, ठीक। तो क्यूट का मतलब C से आ गया हमारा क्यूबिक, ठीक है। T से आ गया हमारा टेट्रागोनल, ठीक। O से आ गया हमारा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक। M से आ गया हमारा मोनोक्लिनिक, आगे T से आ गया हमारा ट्राइक्लिनिक, और आ गया हमारा S से आ गया हमारा हेक्सागोनल, R से आ गया हमारा क्या, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम। और इसके बाद एक्सियल लेंथ कैसे याद करना, इनको ऑर्डर में याद करना जिससे आप एक्सियल लेंथ आसानी से याद कर सकते हो। कैसे, आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, पहले के तीनों इक्वल, दूसरे में एक अनइक्वल, फिर फिर देखिएगा तीनों अनइक्वल है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले में 0 अनइक्वल, मतलब सारे सेम है, इसमें एक हमारा अनइक्वल होगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे दोनों अनइक्वल होंगे, यहाँ पे भी दोनों अनइक्वल होंगे, यहाँ पे भी दोनों अनइक्वल होंगे, यहाँ पे फिर एक है, यहाँ पे 0। ऐसे में बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो, यहाँ पे सेम, एक डिफरेंट, दोनों डिफरेंट, ठीक है, फिर एक, फिर 0, मतलब 0 1 2 2 2 1 0। आई बात समझ में? तो ऐसे में आप बहुत अच्छे से जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको एक सीरीज वाइज याद रखना है और एक्सियल लेंथ सीरीज वाइज याद रखना है, ठीक है। इंटरफेशियल एंगल तीनों में सेम, सबसे पहले ये तीन होंगे, तीनों में सेम, अल्फा बीटा गामा सेम होंगे और 90 डिग्री होगा इनके बीच का एंगल, ठीक। इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि अल्फा हमारा गामा का इक्वल होगा, लेकिन बीटा नहीं, इसके इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन 90 भी नहीं होगा। आई बात समझ में? अगला हमारा क्या होगा, तीनों अनइक्वल होंगे और 90 के भी अनइक्वल होंगे, मतलब तीनों हमारे क्या होंगे, सेम नहीं होने चाहिए, और तीनों 90 इक्वल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे अब अगला होता है अल्फा इक्वल टू बीटा, गामा 90 के इक्वल नहीं होगा। अगला हमारे पास अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, लेकिन 90 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप 2-3 बार इसे ढंग से देख लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कुछ भी आ सकता है कि क्यूबिक में एक्सियल लेंथ इक्वल होती है नहीं होती है, ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से आपके MCQ कवर हो सकते हैं। और अगर आप इसके डायरेक्ट MCQ ढूंढने लग जाते तो बहुत MCQ दिखा देता, आपको रटना पड़ता। तो फटाफट से ये पढ़ लीजिएगा, इतना आप पढ़ लीजिएगा और आपका क्या हो जाएगा, आपके MCQ भी साथ में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो इसको तो आपको रट नहीं है, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है। और अगर मैं डीप घुसूंगा तो फिर बहुत ही बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चीज़ इसमें आ सकती है कि हमारा पास कौन सा हमारे पास मोस्ट सिमेट्रिक होगा और कौन सा लीस्ट सिमेट्रिक होगा हमारा क्रिस्टल सिस्टम भाई। तो ध्यान रखिएगा, जो क्यूबिक वाला होता है वो मोस्ट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि इसमें तीनों एंगल सेम होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। और लीस्ट सिमेट्रिक वो होता है जिसमें तीनों एंगल अनइक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल अनइक्वल भी होते हैं, ठीक है, मतलब 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते, तो ये लीस्ट सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ से भी आपके MCQ बनने के चांस हैं, ठीक है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि जो ऑन द बेसिस ऑफ हमने लैटिस पॉइंट के बेसिस में पढ़ा था और इसके बेसिस में पढ़ा था, इनको अगर हम टोटल मिलाएं तो हमारे पास टोटल आते हैं हमारे पास 14 टाइप के। 14 टाइप के हमारे पास क्या आते हैं, 14 टाइप के हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम आते हैं। कितने टाइप के आते हैं भाई, 14 टाइप के आते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं भाई। तो ये ध्यान से आप बात याद रखिएगा कि ये हमारे पास क्या होता है कि जो ये मिला ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सल लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स, तो टोटल इनको मिला के हमारे पास कितने होते हैं, तो टोटल इनको मिला के हमारे पास 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं भाई, ठीक है। और ये आता है हमारे पास क्या, क्रिस्टल सिस्टम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। इतनी बात आप ध्यान रखना। और इसी को हम क्या बोलते हैं कि जो टोटल 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। इसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रेवियस लैटिस भाई। आ गई बात समझ में। तो आपको अगर ब्रेवियस लैटिस पढ़ना है तो आपको सारे के सारे आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी एक MCQ बन सकता है कि ब्रेवियस लैटिस में टोटल हमारे पास कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं भाई, 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो इतना आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहाँ से मुझे MCQ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट कवर कर लिया है। तो यहाँ से आप खुद ब खुद MCQ देख सकते हो, तो कोई सा भी MCQ यहाँ से बन सकता है। तो आपको इतने से अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। अब आपका आता है नेक्स्ट, जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं NaCl और आपका NaCl हो गया, CsCl होता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, NaCl का स्ट्रक्चर भाई। किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, NaCl का। तो यहाँ से भी आपके MCQ आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो NaCl का स्ट्रक्चर सबसे पहले ध्यान रखना, ये होता है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई हमारा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब आपके कोर्स में क्या है, वॉइड्स, आपके सिलेबस में वॉइड्स मेंशन नहीं है, ठीक है, तो वॉइड्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसका थोड़ा रिलेशन वॉइड से भी है, इसके स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो हल्का सा जो हमारी वॉइड्स है कि उसको मैं बता लूँगा, ठीक। तो जो NaCl होता है, इसमें 2 टाइप के लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से भाई, फटाफट से बता दें, कौन कौन से लैटिस पॉइंट होते क्या है, कैटायंस और एनायंस भी हो सकते हैं लैटिस पॉइंट। तो इसमें कौन सा कैटायन है, Na पॉजिटिव, कौन सा एनायन है, Cl नेगेटिव। तो दो टाइप के लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। Na पॉजिटिव जो होता है हमारा, वो होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट। जो ये हमारे लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो कौन होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से एक MCQ बन सकता है कि जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो Na पॉजिटिव होता है या कैटायन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं भाई, ठीक है। Cl नेगेटिव FCC लैटिस में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, FCC लैटिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा हल्के से हम बना भी देते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा बना भी देते हैं, थोड़ा इसको बड़ा बनाएंगे जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं Cl नेगेटिव नहीं, Na पॉजिटिव बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को डीप पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं बता दूंगा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमारा कहाँ का प्रेजेंट होता है। अगर किसी को आता है तो फटाफट से बता दीजिए कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं हमारे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है हमारा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो होता है हमारा बॉडी सेंटर प्लस एस सेंटर में। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर प्लस एस सेंटर में, ठीक है। तो हमारा जो Na पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब कहाँ, बॉडी सेंटर प्लस एज में। तो Na पॉजिटिव को मैं बता देता हूँ बॉडी सेंटर प्लस एस सेंटर में, ठीक है। तो बॉडी सेंटर का मतलब एक बीच में, बॉडी सेंटर का मतलब आ गया भाई, ये हो गया बीच में Na पॉजिटिव प्लस एस सेंटर में। तो ये एज में बना दिया, 1 एच 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12, टोटल कितनी एज होती है हमारी 12। तो ये हमारे 12 जो एज हैं उसमें हमने Na पॉजिटिव बना दिया और एक बॉडी सेंटर उसमें हमने Na पॉजिटिव बना दिया, क्योंकि Na पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑक्टाडेल वॉइड्स। ऑक्टाडेल वॉइड्स कहाँ होती है, बॉडी सेंटर प्लस एस सेंटर में, ठीक है। अगला है हमारा CN नेगेटिव, वो कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, FCC लैटिस में। FCC लैटिस मतलब FCC में कहाँ लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, FCC में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बोलिए कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर में और प्लस फेस में भाई, ठीक है। तो कॉर्नर प्लस फेस में, तो हमारा जो CN नेगेटिव वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्नर में। तो 1 2 3 4, अगर मैं इसको ऐसे से बनाऊँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, प्लस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस में। तो आपके फेस में होगा 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस और एक आगे वाली फेस में और एक पीछे वाली फेस में, तो 6 फेस में। तो जो CN नेगेटिव होंगे हमारे पास anion होंगे वो FCC लैटिस में कॉर्नर प्लस फेस में प्रेजेंट होंगे। Na पॉजिटिव ऑक्टाडेल वॉइड्स बॉडी सेंटर प्लस एज में प्रेजेंट होंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये होता है NaCl का स्ट्रक्चर, एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है और ये होता है भाई, इतने इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो Na पॉजिटिव लैटिस पॉइंट है वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल कितने Na पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं हमारे, क्या बोला मैंने कि टोटल कितने Na पॉजिटिव या टोटल कितने कैटायन प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। आई बात समझ में, एक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास टोटल कितने Na पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे, तो जल्दी बता दीजिए। आपको ये करना है, वीडियो पॉज करो और फटाफट से इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है Na पॉजिटिव एक, मतलब बॉडी सेंटर में अगर कोई भी लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है तो पूरा का पूरा कहाँ होता है, बॉडी अंदर प्रेजेंट होता है। तो मतलब 1 प्लस बाकी कितने एज में है, तो एज टोटल कितने होते हैं 12, और एक लैटिस पॉइंट अगर एज में प्रेजेंट हो तो उसका कितना पार्ट अंदर होता है 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा, तो 4 3 12 और तो आ गया 3 + 1 4। तो हमारे पास Na पॉजिटिव कितने प्रेजेंट होंगे लैटिस पॉइंट यूनिट सेल के अंदर, 4। कोई दिक्कत नहीं है भाई। CN नेगेटिव हमारे कितने प्रेजेंट होंगे, हमारा कॉर्नर प्लस फेस में होता है, तो कॉर्नर में होता है 8 × 1/8 प्लस फेस में 6 × 1/2, ठीक है। तो 2 3 6, 8 से 8 कटा तो CN नेगेटिव हो गया 4। आई बात समझ में, मतलब हमारे पास Na पॉजिटिव 4 प्रेजेंट है अंदर, CN नेगेटिव भी 4 प्रेजेंट है, ठीक है। तो 4 Na पॉजिटिव और 4 CN नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे हमारे पास, ये बना देंगे 4 NaCl। क्या बना देंगे, 4 NaCl। तो अगर मैं पूछूं कि जो NaCl है उसमें Z की वैल्यू कितनी होगी, NaCl में Z की वैल्यू कितनी होगी, तो आप ये मत बताइएगा कि 4 + 4 8, ये रॉन्ग है, ये क्या है, गलत है भाई, ठीक है। जो Z की वैल्यू होगी वो 4 है, क्योंकि हमने किसके लिए देखना है, हमने NaCl के लिए देखना है कि NaCl हमारा एक यूनिट सेल के अंदर कितना प्रेजेंट है, तो कितने NaCl हैं, 4 NaCl प्रेजेंट है भाई, ठीक है। अगर हमारा आया कि Na पॉजिटिव कितने 4, CL नेगेटिव कितने 4 और NaCl कितने हैं, वो भी कितने 4 ही है, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा है कि NaCl हमारे के लिए Z की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है भाई 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, कि इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ क्या भाई, कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या आखिरकार, तो आप सबने 12th में पढ़ रखा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है क्या। तो फटाफट से बता दीजिए, वीडियो को पॉज करें और फटाफट बता दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, जल्दी बता दीजिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है हमारे पास, कि अगर हमारा Na पॉजिटिव है, अगर ये जैसे हमारा CN नेगेटिव है, ये हमारा Na पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो Na पॉजिटिव के पास में जितने हमारे अपोजिट आयन प्रेजेंट होंगे, क्या बोला मैंने कि Na पॉजिटिव के पास में जितने हमारे CN नेगेटिव होंगे, ठीक है, पास में जितने उस CN नेगेटिव होंगे, तो वो जो टोटल नंबर होगा वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। या जितने जो CN नेगेटिव हैं उसके पास में जितने Na पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, वो होता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, किसी भी कैटायन या एनायन के पास, उसके पास में अपोजिट चार्ज वाले टोटल कितने प्रेजेंट हैं। आई बात समझ में, मतलब कैटायन का अपोजिट चार्ज क्या हुआ, एनायन, एनायन का क्या हुआ, कैटायन। तो किसी भी चार्ज जो है हमारे पास, कोई भी कैटायन या एनायन है, तो उसके पास में जितने भी हमारे पास अपोजिट आयंस वाले लैटिस पॉइंट प्रेजेंट है, तो उनको बोलेंगे हम क्या, पास में, ठीक है, जो उसके पास में होंगे जस्ट, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम क्या, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है भाई। तो मैं अब फटाफट से बताऊँ ज़रा कि जो Na पॉजिटिव उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा और CL नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा।
तो मैं यहाँ से देख के इसका बता नहीं सकता कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि हमको इसे 3D में इमेजिन करना होगा, क्योंकि ये एक यूनिट सेल है। और अगर मैं क्रिस्टल लैटिस बनाऊँ NaCl का तो वो 3D में होगा, मतलब ये चीज़ ऊपर भी होगी, ये चीज़ क्या होगी, ऊपर भी होगी, इस तरफ के लिए भी होगी, नीचे के लिए होगी, इस तरफ के लिए भी होगी। ठीक है, तो ये इमेजिन करके हम बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट, आप फटाफट से इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि जो Na पॉजिटिव होता है और जो Cl नेगेटिव होता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो Na पॉजिटिव के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, और जो Cl नेगेटिव होता है उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोनों के लिए सेम होता है और 6 होता है। ठीक है, देख के नहीं बता सकते आप यहाँ से, क्योंकि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आगे भी होगी। यहाँ पे एक ऐसा भी बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ से इधर साइड के लिए भी बन रहा होगा, इधर साइड के लिए भी बन रहा होगा, 3D में होगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजिन करना थोड़ा दिक्कत आएगी इसमें। ठीक, तो इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि Na पॉजिटिव में 6, Cl नेगेटिव में 6, मतलब एक Na पॉजिटिव के अराउंड 6 Cl नेगेटिव घूम रहे हो, 6 Cl नेगेटिव होंगे, और एक Cl नेगेटिव के अराउंड 6 Na पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका NaCl का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जितने भी MCQ बनने के चांस है वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो क्या क्या MCQ बन सकते हैं, एक तो बन सकता है कि क्या इसका स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, Na पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट होते हैं, Cl नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टोटल कितने Na पॉजिटिव, टोटल कितने Cl नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल NaCl कितना होगा, ये सब चीज़ आपको मैंने बता दी है। ठीक है, तो आपको MCQ बिल्कुल नहीं ढूंढना, आपको सब चीज़ कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आ गया है, तो खुद ब खुद आपके MCQ भी क्लियर हो चुके हैं। ठीक, अब अगला पढ़ेंगे हम CHCl का स्ट्रक्चर भाई, CHCl का नेक्स्ट है हमारा CHCl का स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहीं पे हम अपनी वीडियो क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका, नहीं इसके बाद हमने लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल भी पढ़ना है। ठीक है, उसको पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगला हमारा CHCl क्या है, हमारा CHCl का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब इसमें फटाफट से बता दीजिए कौन एनायन है कौन कैटायन है भाई। तो इसमें एनायन कौन है कैटायन कौन है, तो फटाफट पता लग रहा होगा, CH पॉजिटिव हमारा कैटायन है, Cl नेगेटिव एनायन है भाई। ठीक है, तो हमारा इसमें CH पॉजिटिव हमारा क्या होता है, कैटायन होता है, और Cl नेगेटिव होता है एनायन। ठीक है, अब CH पॉजिटिव जो होता है हमारे पास वो होता है बॉडी सेंटर में। कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, बॉडी सेंटर में। ठीक, तो जो CH पॉजिटिव होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, और जो Cl नेगेटिव होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो CH पॉजिटिव बॉडी सेंटर में, Cl नेगेटिव कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। तो फटाफट से इसकी किसकी वैल्यू निकाल दो, लैटिस पॉइंट टोटल कि कितने CH पॉजिटिव हमारे अंदर प्रेजेंट होंगे। तो बॉडी सेंटर में कितना होता है, एक ही होता है, बॉडी सेंटर पर टोटल CH पॉजिटिव कितना होता है, एक ही होता है भाई। कॉर्नर में Cl नेगेटिव कितने, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 × 1/8, तो ये बताने की जरूरत नहीं, फटाफट से हम कर सकते हैं 1। तो हमारे पास एक CH पॉजिटिव प्रेजेंट होता है और एक Cl नेगेटिव एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या हो गया हमारा, एक CS और एक Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाएगा, CHCl। ठीक है, तो इसके लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, एक ही होगी, क्योंकि हमारा लेटेस पॉइंट के अंदर कितने CHCl प्रेजेंट है भाई, तो हमारा एक ही CHCl हमारे प्रेजेंट हैं। तो ये आप ध्यान से बात याद रखिएगा। ठीक, अगला आता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए क्या होता है, 8 होता है भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि CH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका CHCl का स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये बना के भी देख सकते हो। तो अब आता है हमारे पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, तो कुछ लॉ नहीं है इसमें क्या है हमारे पास कि जो अभी तक हमने पढ़े थे क्यूबिक में, मोनोक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में जो एंगल होता है हमारे पास, तो कोई भी हमारे पास क्या है, क्रिस्टल लैटिस है, तो उसका जो हमारे पास इंटरफेशियल एंगल है वो हमेशा और हमेशा वो ही रहेगा। मतलब अगर क्यूबिक के लिए हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है ना इंटरफेशियल एंगल, तो हमेशा और हमेशा वो 90 डिग्री ही रहेगा। हमें मतलब नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका साइज़ हम बढ़ाएं घटाएं, मतलब उसका साइज कैसा भी है, हमारे पास एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही रहेगा। तो यही हमारा ये लॉ बोलता है कि द इंटरफेशियल एंगल्स फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस, किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस जैसे क्यूबिक के लिए 90 होता है, तो वैसे पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस
रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द साइज ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो हमारा साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास जो एंगल है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ से आपका एक एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि हमारे पास अगर हमने साइज़ बढ़ाया घटाया तो जो उसका बॉन्ड एंगल होगा या उसका इंटरफेशियल एंगल होगा वो कैसा चेंज होगा, कांस्टेंट रहेगा या कैसा रहेगा। तो ऑप्शन आ सकते हैं, तो हमें क्या टिक करना है, कांस्टेंट पर टिक करना है। ठीक है, तो आपका लगभग पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट कवर हो चुका है, आपके जो डिफेक्ट है वो बच चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको जो डिफेक्ट है वो आपको अगर पढ़ाने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो, तो मैं अगले लेक्चर उसका बना दूंगा। ठीक है, तो आपका सॉलिड स्टेट कंप्लीट हो गया लगभग, और आपका मेजर पार्ट कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और आपका डी ब्लॉक है आपका, और केमिकल काइनेटिक्स है। 3 चैप्टर हम 20 से पहले बहुत जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, और लगभग पूरे का पूरे चैप्टर कवर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है, आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है मेंशन किया गया है वो 18 लेक्चर, सबसे ज़्यादा लेक्चर इसी के लिए हैं। ठीक है, तो ये 18 लेक्चर, तो मुझे लगता है कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वहाँ से एमसीक्यू भी बहुत अच्छे एमसीक्यू बन सकते हैं। मुझे लगता है मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो लगभग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वो मैं पूरे 2 लेक्चर में पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो मेन पॉइंट है उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो ऑल टाइप के एमसीक्यूज है वो कवर हो जाएं जिससे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आता है एक एफ ब्लॉक आएगा आपका एक्टिनाइट और लेंथेनाइट्स, और उसके बाद आपका डी ब्लॉक आएगा, इसको 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स में 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा 4 लेक्चर भी लग सकता है केमिकल काइनेटिक्स के। ठीक, तो इसको हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाता है तो कोशिश करेंगे जो बाकी के 2 यूनिट है, सरफेस केमिस्ट्री और एक यूनिट और है, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगे। और कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।